a youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Rewa. नमस्कार, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं विंध्या टाइम्स के एक खास कार्यक्रम यूथ टॉक पर। आज हमारे साथ विंध्य के एक प्रतिभावान युवा शख्सियत रविकांत शर्मा जी हैं। आपको बता दें कि रविकांत शर्मा जी प्रशासनिक पदों पर चयन की एक लंबी श्रृंखला तय की है। आप संघ लोक सेवा आयोग से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग तक चयनित हुए हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास में बतौर परियोजना अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विवेक जी और सभी को नमस्कार। पहला सवाल सर कि कहाँ से शुरुआत हुई, कब ऐसा लगा कि सिविल सेवा में जाना चाहिए? देखिए विवेक जी, जैसा कि आपको पता है मैं विंध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ के भौतिक सामाजिक परिस्थितियों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं जी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है, कहावत है कि हम लोग का मध्यम वर्गीय परिवार ये है कि एक अच्छी पढ़ाई हो जाए, उनके मार्क्स कितने हैं उससे उनका तय किया जाता है कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, क्या बनेंगे, और फिर उसके बाद एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए जी। तो जैसा कि वैसा मेरा था, मेरे भी माता पिता की वही इच्छाएं थीं। तो यहाँ स्कूलिंग मैंने की और उसके बाद फिर तैयारी के लिए आगे मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय गया जी। ठीक है सर, यूपीएससी हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र का एक ड्रीम होता है कि यूपीएससी में उसका चयन हो। आप यूपीएससी में चयनित होते हैं। आपने इससे पहले उसमें मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग के सब इंस्पेक्टर में आप 4th रैंक आती है आपकी मध्य प्रदेश में। यूपीएससी होने के बाद आप आज बतौर परियोजना अधिकारी मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। क्यों सर, ऐसा क्या हुआ, इतना डिफ्लेक्शन कैसे हुआ सर? कि शुरुआती विद्यार्थी जीवन में जैसा कि मेरा स्वभाव था उस हिसाब से ये था कि मुझे पुलिस सेवा में जाना है। अपनी स्नातक मैंने बीबीए से यूनिवर्सिटी से करने के बाद वहाँ उस तैयारी जो मेरा ग्रुप था बहुत सारे उसमें तैयारी करते थे पुलिस के लिए। तो मैंने तैयारी की शुरू में 2011 की बात है ये, 2010-11 की। तो वहाँ पे 8th रैंक थी मेरी। फिर चूँकि मेरा सपना था, मेरे जो दोस्त थे और सारे लोग थे, मतलब उनमें यूपीएससी का बहुत वो था जी जी। सभी जैसे डिस्कशन होते हैं जैसे आज मेरा आपका हो रहा है वैसे ही, तो मैं उनमें सब पार्टिसिपेट किया करता था जी। और तब कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरे अंदर वो क्षमता योग्यता है कि जो हम बात आज कर रहे हैं इसमें एक आमूल परिवर्तन अगर हम कर सकते हैं जी जी। तो हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़े प्रशासनिक पदों में आएँ। तो वो एक पार्ट था कि मुझे जस्ट जॉब चाहिए थी, तो मैंने सब इंस्पेक्टर की जॉब की और वहाँ पे काम किया। थोड़ा सा ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1.5 साल लगभग रहा जी जी। उसके बाद मैं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल हुआ। तैयारी के लिए कुछ दिन मैंने कुछ अपने दिल्ली में बिताए, कुछ इलाहाबाद में जी, और फिर उसी क्रम में फिर राज्य लोक सेवा आयोग में चयन हुआ। तो यूपीएससी में कहाँ चयन हुआ था सर? फिर आप असिस्टेंट कमांडेंट आप चयनित होते हैं जी जी। उसमें आपका भविष्य बहुत बेहतर था सर। तो आज ये डिफ्लेक्शन, आज आप राज्य लोक सेवा आयोग में हैं, ऐसा क्यों सर? जब मेरी पहली पोस्टिंग एज ए सब इंस्पेक्टर शिवपुरी में थी, वहाँ से फिर मैंने यूपीएससी दिया तो 2015 का प्री क्लियर किया था मैंने, और इसके बाद उसी टाइम पे 2012-13 का एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट अवेटेड था जी, और उसी टाइम पे आया। उसमें मुझे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिली थी जी। तो फिर उसको ज्वाइन करने की, चूँकि वो ग्रेड 1 था, क्लास 1 था, तो जाहिर सी बात है कि मैं उसे ज्वाइन किया वहाँ पे जी। और वहाँ जाने के बाद ये था, तब भी ये था कि कम से कम अभी मतलब जो मेरा आगे का है समय, तो वहाँ पे मतलब अभी कर सकूँ और अच्छे से पढ़ाई करके तो मेरा आईएएस निकल जाए जी जी। तो एक जो सपना होता है हम सभी का, लाल बत्ती वाला क्रेज़ होता है और सारी चीज़ें रहती हैं तो उसमें ये था कि मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि मैं अगर यूपीएससी के इंटरव्यू में एज ए सब इंस्पेक्टर जाऊंगा और एक अगर क्लास 1 ऑफिसर जाऊंगा तो रिस्पांस ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने उसे अपने सफलता की सीढ़ियों का एक पायदान ही समझा और वहाँ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं असिस्टेंट कमांडेंट, जिसे आप डीएसपी के इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, वहाँ पे था, उसमें पोस्टेड था। पटना मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ पे तैयारी किया जी। बस एक चीज़ था, क्योंकि पुलिस जीवन ऐसा होता है कि हम बहुत समय नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सर। काफ़ी बार हमें खुद के काम के लिए छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा मेरे लिए चुनौतीपूर्ण रहा समय निकालना। फिर भी मैंने तैयारी की, यूपीएससी की एग्ज़ाम्स दिए और उसके बाद फिर पीएससी की परीक्षाएं दी। तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना मध्य प्रदेश है,
तो यहाँ से महिला बाल विकास अधिकारी के रूप में मेरा चयन हुआ। ठीक है। एक बहुत बड़ी भीड़ सर, MPPSC हो, UPSC हो, लोग 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल तक समय देते हैं, तैयारी करते हैं। एक माइंडली प्रेशर बनता है सर, लोग प्रेशराइज होते हैं और अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसे केसेस देखने को मिलते हैं। आप तैयारी कर रहे थे सर, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, कैसी सिचुएशन होती है, बताएं सर। विवेक जी, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। और मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि आप छोटा सा एक उदाहरण अगर मैं दूं, तो जब भी क्या होता है कि आप घर से सोच के चलते हैं, अगर कभी भी कोई चीज़ हम प्लानिंग करते हैं कि आज मुझे ये सामान खरीदना है जी। आप एक मॉल में जाते हैं और वहाँ ये सोचते हैं कि मतलब पहले से आपने तय कर लिया है, सबसे पहले आपने देख लिया कि मेरी कॉस्ट कितनी लगेगी, अपने आप जेब को चेक कर लिया, आपने अपनी ज़रूरतों को कर लिया कि हाँ मेरा घर इतना है या मेरी आवश्यकता इतनी है, उस हिसाब से अगर ये चीज़ें आपने तय कर ली, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी कॉस्टिंग को, और उसके बाद आप जाते हैं परचेज़ करने, तो आप यकीन मानिए कितने भी अच्छे मार्केटिंग वाले होंगे वो आप उनके बहकावे में नहीं आ पाते हैं और आप एक जिसका चयन करने जाते हैं वो हो जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह क्या हो रहा है कि हम लोगों को सिर्फ जो माता पिता हैं, जाहिर सी बात है सबकी अपनी आकांक्षाएं और इच्छाएं होती हैं उनके अपने बच्चों से, वो एक तरह से हमें पुश करते हैं कि आप ड्रीम जाके आप कलेक्टर बनो, SP बनो, ये बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी है। वहाँ पे बच्चों को नहीं दिया जाता मौका कि वो चयन कर सकें कि उनके ड्रीम क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, उस तरीके से उसको मापदंड कर पाएं। फिर वो उस भीड़ में पहुँचते हैं, उस मंडी में पहुँचते हैं, मैं क्षमा चाहूँगा वर्ड के लिए, लेकिन जो आजकल शिक्षा व्यवस्था में देख रहा हूँ वो किसी मंडी और किसी व्यवसाय से कम तो नहीं समझ में आता। अब वहाँ पे जाके फिर वो ये देखते हैं कि नहीं किसकी फ़ीस ज़्यादा है, कौन से ज़्यादा अच्छे टीचर हैं, और किस तरह से कई बार होता है एक बहुत अच्छा टीचर है लेकिन उसको पढ़ाने का, उसका पढ़ाने का जो आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी है, स्पीड है, वो हो सकता है आपसे मैच नहीं करती। बिल्कुल आपके लिए हो सकता है कोई दूसरा ऐसा शिक्षक हो, लेकिन हम उस भीड़ में चूंकि दौड़ रहे हैं तो हमको बस यही है कि नहीं, हम अगर यहाँ दिल्ली गए तो ही हमारा सिलेक्शन होगा, इंदौर गए तो ही PSC में होगा। ये जो धारणा बन चुकी है लोगों की, तो इसे सच में आज ज़रूरत है, जो आपने ये प्रोग्राम रखा है इसके माध्यम से ये टूटनी चाहिए और ये चीज़ें लोगों को समझ में आनी चाहिए, बच्चों को, उनके माता पिता को, कि उस रेस में ना दौड़ाया जाए और फिर वो उनको तय हो कि हमें क्या करना है। वो अपना एक गोल सेटअप करते हैं कि हमें 1 साल में ये तैयारी करनी है, हमारी ये चीज़ें हैं, तो उसके मैं नहीं मानता कि फिर उसके बाद मतलब कि जो 5 साल 10 साल और कितने भी टाइम हो जाता है, और कई बार ऐसी नकारात्मकताओं से कुछ अनहोनी और दुर्घटनाएं हमारे बच्चों के साथ होती है, तो वो ये चीज़ें रुक सकती हैं अगर इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा आपने बताया। आखिरी सवाल सर कि देश प्रदेश में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, ये कोई इंडेक्स जारी होता है, मध्य प्रदेश उसमें टॉप 5 में होता है सर, और कुपोषण एक समस्या बढ़ती जा रही है सर। तो आप परियोजना अधिकारी हैं, ग्राउंड जीरो में सर क्या समस्याएं आ रही हैं? देखिए क्या है कि अभी आप जो हमारे देश की या हम बोल सकते हैं हमारे समाज की जो भी चीज़ें आज दशा और दिशा है, वो आज भी हम कहीं ना कहीं संरचनात्मक चीज़ों जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बोलते हैं वो हमारे 100% 100% नहीं कंप्लीट हुए हैं। अभी भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, बहुत अच्छे अस्पताल की ज़रूरत है ना। सर्विसेज हम देने के लिए आगे एकदम खड़े हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन जब तक संरचनात्मक चीज़ें नहीं हो जाती हैं तो सेवाएं कहीं ना कहीं पीछे हो जाती हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कुपोषण के लिए बोला, कुपोषण के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय एक जिम्मेदार विभाग है जिसके माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं ज़मीनी स्तर पे। महिला बाल विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पे। अब होता क्या है कि हमें जैसे कि आंगनवाड़ी चाहिए, है ना, तो हमें पहली बात तो होनी चाहिए कि आज भी बहुत जगह है कि आंगनवाड़ी पूर्ण रूपेण ठीक से नहीं है, कहीं भी बहुत जगह ऐसे इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा नहीं है, पंखे नहीं है ना, व्यवस्था नहीं, छोटे बच्चों के लिए NRC होना चाहिए, पोषण पुनर्वास केंद्र होते हैं, तो सारी चीज़ें ये चुनौतियां हैं सरकार के सामने और ये काम चल रहा है। तो ये अगर कहना कि मतलब कि सेवाएं नहीं दी जा रही, सेवाएं दी जा रही हैं, और अगर इन चीज़ों को समझे और जनता इसके साथ साथ क्या है कि हम जो ठीक है बजट हुआ,
आपने योजनाएं बनाई, लेकिन अगर जनता में जागरूकता नहीं है, लोग आज भी, मैं देखता हूँ कि हमने बहुत अच्छा, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी कि जो शिशु आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको बाल शिक्षा केंद्र और शिशु शिक्षा केंद्र में रूपांतरण करना, जिसमें मैंने भी अपने परियोजना में किया था और काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी उसको। तो हम उसमें क्या है कि जो प्ले स्कूल के तर्ज में है, जो एनआरसी नर्सरी, जो नर्सरी और इन चीज़ों में बच्चे जाते हैं प्राइवेट में और काफ़ी महंगी महंगी फीस देके, आप ये बताइए कि 5 साल का बच्चा है, 2 साल का, 1 साल का है, वो प्ले स्कूल में ऐसा क्या सिखा देंगे जो इतनी महंगी फीस है। सरकार इसके लिए मुफ्त और निःशुल्क दे रही है कि उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल शिक्षा केंद्रों में रूपांतरित कर रही है। वहाँ पे आंगनवाड़ी शिक्षिका होगी जो प्रशिक्षित होगी, अब वो उन बच्चों को पढ़ाएगी, वहाँ पे उनके स्वास्थ्य पे नज़र रखी जाएगी, उनके खान पान पे देखा जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप जनता को भी, हमको समुदाय को कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कई बार वो होता है कि वो ये सोचते नहीं ये सरकारी चीज़ है तो इसकी गुणवत्ता बिल्कुल गड़बड़ होगी, तो वो जाके प्ले स्कूल या प्राइवेट स्कूल जो होगा तो वहाँ जाके वो ज़्यादा बोलेंगे नहीं वहाँ हमारा बच्चा किड्स जिम पढ़ रहा है, वहाँ ये बेटा किंडरगार्टन पढ़ रहा है, तो वो चीज़ें समझता है। तो ये थोड़ा सा है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि समाज की भी सोच बदले, लोग जागरूक हों, और सरकार और समाज और प्रशासन सब लोग मिलकर जब काम करते हैं तो हो जाएगा। और निसंदेह मुझे उम्मीद है कि मतलब बहुत जल्दी तस्वीरें बदल रही हैं, बदलेंगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारी सर आपके साथ, आप एक इतना बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हमारा इस प्रोग्राम का नाम है यूथ टॉक, युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? हाँ, युवाओं के लिए, जो कि आज मतलब सबसे बड़ी शक्ति है हमारे देश की और हमारे समाज की, मैं यही चाहूँगा कि वो फोकस्ड हो जाएं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि अभी लगभग मैं हर एक 4 या 5 साल के बीच में एक बदलाव सा आता है। इस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ने हमें इतना अच्छा मजबूत प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसके तहत हम बहुत सारी परिवर्तन कर सकते हैं सकारात्मक तरह से, लेकिन उसी को लेकर बहुत सारे लोग गलत तरीके से हो रहे हैं। और दूसरी जो सबसे चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आज देख रहा हूँ, व्यसन और नशा जो वृत्तियाँ बढ़ रही हैं युवाओं में, ये बहुत ही शोचनीय विषय है, जिसमें कि बैठ करके माँ बाप लोगों को, और मैं आप लोगों, आपके मंच के माध्यम से, मीडिया और सबसे कहना चाहूँगा कि ये इस तरह से बनाया जाए कि उस दिशा में नहीं, क्योंकि इतना बड़ा फोर्स है ये युवा, इतना बड़ा फोर्स है कि अगर ये निगेटिव गया तो वो आप समझ लीजिए कि वो देश भी बर्बाद हो जाएगा, वो समाज भी, वो घर भी। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जागरूक उनके साथ बैठकर, जो पहले की चीज़ें थी कि माँ बाप बच्चों से बात नहीं करते थे कि नहीं बच्चा बड़ा हो गया, अरे बड़ा हो गया तभी तो बात करने की ज़रूरत है। आज वो 18 साल का हो गया तभी तो बात करने की हमें ज़रूरत है। और उन्हें आज़ादी दी जाए, लेकिन एक गाइडेंस के साथ, एक सही गाइडेंस के साथ, कि जिससे कि वो तय कर सके कि उनको चाहना क्या है और सारी चीज़ें इस तरह से। तो जाहिर सी बात है कि युवा हमारा आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रविकांत शर्मा जी, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में बिंद की एक और युवा प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। A youth talk program sponsored by Shilpi Constructions Riva.